हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग यूपी पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। और ये राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्रम में तीसरा वीडियो, ठीक। तो आइए इसको जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, अब तो हाई कोर्ट की आरओ और एआरओ की वैकेंसीज भी आ गई हैं, तो आप लोग उसको भी चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हाई कोर्ट का आप लोग जानते हैं थोड़ा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट है। थोड़ा क्या, बहुत फास्ट है, मतलब 5 से 6 महीने में ज्वाइनिंग ही करा देता है। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह चाहिए हो हाई कोर्ट आरओ के रिलेटेड, तो आप लोगों के पास नंबर है ही मेरा, तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा, ठीक है। नहीं तो कहिएगा तो फिर भी एक आध वीडियो बना दूंगा, तो उसके माध्यम से सारी चीज़ें बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। PSLV-C51, जैसे देखो नाम में लिखा है PSLV, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यानी ये कोई सैटेलाइट का नाम नहीं होता है, ये लॉन्चिंग व्हीकल है, यानी ये रॉकेट हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे 4 पहिया गाड़ी है, तो ये गाड़ी जो है वो PSLV है, और उसमें जो सवारी बैठी है वो सैटेलाइट है, ठीक। तो ये लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से सैटेलाइट को भेजते हैं, ठीक है। यानी इस लॉन्चिंग व्हीकल में ऊपर साइड जब इसका आप फिगर देखेंगे किसी भी लॉन्चिंग व्हीकल का, तो ऊपर की साइड में एक चैम्बर होता है, उसमें सैटेलाइट रखी होती है, उसी सैटेलाइट को ऊपर ले जाना होता है कक्षा में, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं PSLV। यानी यहाँ पे हम लोग को फैक्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, मतलब इससे सैटेलाइट कौन कौन सी लॉन्च की गई हैं, किस किस देश की लॉन्च की गई हैं, यही सब पूछता है। और बाकी आपको जो C51 यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एग्जैक्टली याद रखना है यही, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फैक्ट है कि भगवत गीता का जो डिजिटल फॉर्म है वो भी इसी के माध्यम से भेजा गया। तो ऑप्शंस में वो C51, C50, C52, C53 ऐसे करके देगा, तो आपको C51 एग्जैक्टली याद रखना है, ठीक है। तो आइए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे PSLV GSLV के आप लोग जानते हैं कि ये लॉन्च कहाँ से किए जाते हैं, इसरो करती है, ठीक है। इसरो करती है, लेकिन कहाँ से करती है, ये श्रीहरिकोटा से करती है, और उस सेंटर का नाम क्या है, SDSC, ठीक है। श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर बोलते हैं उसे, SDSC बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ SDSC, उसको सार के नाम से भी जानते हैं, तो सार के नाम से भी याद रखिए, ठीक। और है कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में, और श्रीहरिकोटा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, क्लियर है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जैसे पहला फैक्ट तो बिल्कुल बेसिक था, वो तो सभी लोग जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसमें 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, 19 सैटेलाइट, ये भी आपको एग्जैक्ट याद रखना है। पूछेगा ऐसे कि अभी हाल ही में PSLV-C51 द्वारा कितनी सैटेलाइट लॉन्च की गई, तो आपको 19 याद रखना है, ठीक है। या फिर उल्टा पूछ लेगा कि अभी हाल ही में 19 सैटेलाइट किस लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से भेजा गया, तो आपको C51 PSLV याद रखना है। तो उल्टा करके सीधा करके देख लिया करो, क्वेश्चन पूछता है। तो 19 सैटेलाइट में आपको एक सैटेलाइट का नाम याद रखना है, अमेजोनिया 1। अमेजोनिया 1 इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये ब्राज़ील की सैटेलाइट है, और इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो 19 में एक सैटेलाइट तो अमेजोनिया 1 हो गई। दूसरी सैटेलाइट है सिंधु नेत्र। सिंधु नेत्र ये अपनी है, इंडिया की सैटेलाइट है, लेकिन यहाँ पे लिखने का पर्पज़ ये था क्योंकि ये नैनो सैटेलाइट है, और इसका काम जो है वो चाइना बॉर्डर को सर्विलांस करने का है, ठीक है। निगरानी रखेगा चाइना बॉर्डर का जो यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसकी सर्विलांस करेगा, ठीक है, निगरानी करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है कि इसमें इस सैटेलाइट में यानी PSLV-C51 रॉकेट के माध्यम से भगवत गीता को भी भेजा गया, ठीक है। और ये डिजिटल फॉर्म में भेजा गया, मतलब पेन ड्राइव वगैरह में या फिर मेमोरी कार्ड वगैरह में रख के भेजा होगा, ठीक है। तो इसमें इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी। ये जो C51, ये 51 जो कोड होता है ना, ये उसका ये नंबर होता है, ठीक है, उड़ान नंबर होता है, उड़ान नंबर, ठीक। यानी PSLV के द्वारा ये जो 51वां है, ये 51वां सफल प्रक्षेपण है, ठीक है। जैसे टोटल PSLV के द्वारा तो जो भेजी गई हैं अभी तक वो 53 भेजी गई हैं सॉरी, 53 सैटेलाइट को लॉन्च किया जा चुका है PSLV के द्वारा, ठीक। जिसमें से 2 फेल हो गई हैं, ठीक है, 2 फेल हो गई हैं, यानी 51 बची हैं। तो ये 51वीं सफल प्रक्षेपण है, ठीक है, PSLV के द्वारा, तो याद रखना, ठीक। इतनी बातें इसमें थीं। आइए दूसरा करते हैं। दूसरा फैक्ट देखिए, ये भूतापीय परियोजना यानी जियोथर्मल प्रोजेक्ट जो चल रहा है। देखो आप लोग जानते हैं जियोथर्मल ये जो एनर्जी सोर्स हैं वो कैसे हैं, ये कन्वेंशनल होते हैं या फिर अनकन्वेंशनल। ये अनकन्वेंशनल टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स हैं, ठीक है। यानी ये परंपरागत नहीं है, अपरंपरागत है, रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स हैं। और आजकल ये ज़्यादा यूज हों तो ज़्यादा बेटर है ना, अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, क्योंकि कन्वेंशनल रिसोर्स पे, फ्यूल पे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। तो इस तरह की एनर्जी सोर्स से यदि एनर्जी को हार्वेस्ट किया जा रहा है तो ये अच्छा इंडिकेशन है, ठीक है। तो इसके बारे में बस हमें ये याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट शुरू कहाँ पे किया गया है, और इसमें ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बाकी एनर्जी कैसे हार्वेस्ट करते हैं, कैसे बनती है, तो वो सब थोड़ी ना सीखना है, इंजीनियरिंग थोड़ी ना करनी है हम लोग को। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं इसमें, तो देख लीजिए। इस तरह का जो प्रोजेक्ट के माध्यम से
एनर्जी को जो हार्वेस्ट किया जाता है वो कौन करता है, ONGC करती है, ठीक है, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC के बारे में आप लोग जानते हैं, ये बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की और PSU है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, ये महारत्न कंपनी है। आप लोग बताना कमेंट करके कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं इंडिया में, ठीक। इनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया के डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ में, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, ये प्रोजेक्ट शुरू कहाँ पे किया गया है, तो आपको पूगा गांव याद रखना है। अगर पूगा गांव याद नहीं रह पाए तो लद्दाख तो नहीं भूलना है, ठीक है, लद्दाख तो याद रखना ही है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, जियोथर्मल जो प्रोजेक्ट चल रहा है। और बाकी इसके मतलब ये हार्वेस्ट कैसे करते हैं, ये तो आप लोग समझते होंगे ना, जियोथर्मल रिसोर्स वगैरह देखे होंगे आपने, जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर आपने गर्म पानी निकलते हुए देखा होगा, स्टीम हीट निकलते हुए देखा होगा, वही वही भूतापीय एनर्जी के सोर्स होते हैं, ठीक है। उसी से एनर्जी को हार्वेस्ट किया जाता है। तो पहले ड्रिल किया जाता है, ड्रिल के माध्यम से ONGC देखेगी कहाँ पे रिसोर्स हैं, पर वहाँ से हार्वेस्ट किया जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा, लद्दाख के जो सिटीजन्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, एनर्जी बनाएंगे। एनर्जी क्या, एनर्जी में कौन सी एनर्जी बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक है। भूतापीय परियोजना से इलेक्ट्रिसिटी मतलब जियोथर्मल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक। तो ये भी याद रखना है, फ़ायदा हो गया, वही 2022 से चालू होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, आपको लद्दाख को पूगा गाँव याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर राइट साइड में देखिए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, इस फैक्ट को हम लोग टेस्ट सीरीज में कर चुके हैं, ठीक है। और इसको कौन सा सिटी था ऐसा, हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला गया, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह का टैग दिया किसने, FAO, वेरी इंपॉर्टेंट, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इस तरह का ये इंडिया की ये पहली सिटी है जिसको इस तरह का दर्जा मिला है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे एक फैक्ट और था, यहाँ पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन की एक स्कीम थी, वो किस स्टेट की थी, याद आ रहा, ट्री ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें पेड़ को काटना नहीं था, ठीक है, पेड़ को काटना नहीं था, सीधा जड़ों से उखाड़ना था और दूसरी जगह पे उसको रोपण करना था, उसका ट्रांसप्लांट करना था, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी स्कीम थी ना, कि पेड़ को काटना ना पड़े और सीधा जड़ से उखाड़ के दूसरी जगह लगा दिया जाए। तो ये दिल्ली की योजना थी, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। अब वीडियोस को ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊंगा, इसको जल्दी से शॉर्ट में करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन एक बार टेस्ट सीरीज में हो चुका है इन सब क्वेश्चंस का। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड में देखिए, कोची मैंगलोर नेचुरल गैस पाइपलाइन। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। पढ़ा करो तो उसमें खुद से एनालिसिस क्या करो कि इसमें क्या पूछ सकता है UPPCS। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में वो लेंथ ही पूछ लेता है कि ये नेचुरल गैस पाइपलाइन जो है वो किस जगह से किस जगह पे, ये भी पूछता है, या फिर उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। तो कोच्चि कहाँ पे, केरल में, आप लोगों को पता है, ठीक है। और मैंगलुरु कहाँ है, मैंगलुरु कर्नाटक में। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे क्या है, 450 किलोमीटर। इसकी लेंथ आपको याद रखना है, 450 किलोमीटर, ठीक है। और इस चूँकि गैस का काम है, पाइपलाइन का काम है, तो ये कौन सी PSU करेगी, ये गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड करेगी, ठीक है, गेल। ये भी महारत्न कंपनियाँ हैं, ठीक। बस इसमें इतना ही है। राइट साइड में देखिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, हम लोगों ने एक आर्क ब्रिज कल की वीडियो में पढ़ा था, कल की वीडियो में मतलब जो दूसरे नंबर का वीडियो था, उसमें भी हम लोगों ने सबसे बड़ा आर्क ब्रिज पढ़ा था, लेकिन वो रोड आर्क ब्रिज नहीं था, वो रेलवे आर्क ब्रिज था। और वो किस नदी में पढ़ा था, हम लोगों ने चिनाब नदी में पढ़ा था। आप लोगों ने उसका फिगर भी देखा था, याद आ रहा, चिनाब नदी पे बना था जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रोड ब्रिज की बात हो रही है, रोड आर्क ब्रिज की। आर्क समझते ना, चाप के आकार का, ठीक है, चाप के आकार का यहाँ पे बीम बनाई जाती है, फिर इसके ऊपर से रोड डाल दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वाहन फिर निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे बस यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे इसकी लोकेशन याद रखना है, बस मेघालय। ये रोड आर्क ब्रिज जो बन रहा है वो मेघालय में बन रहा है, बस, और कुछ इसमें है नहीं। चले आगे बढ़ें। चलिए अगला फैक्ट देखिए, ये 51वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म महोत्सव। इसमें देखो 1-2 क्वेश्चन पूछता रहता है, इसमें पुरस्कार ही पूछ लेता है, ठीक है। इसमें या फिर गेस्ट कंट्री पूछ लेता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला, तो ये याद रखना, ये विक्टोरिया स्टोरारो, याद रहेगा नाम, विक्टोरिया स्टोरारो को मिला है। ये इटली के सिनेमाटोग्राफर हैं, ठीक है, सिनेमाटोग्राफर है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भारतीय फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है, याद रखना। और थोड़ा सा ये भी याद रखना आप लोग प्लीज़,
51 ठीक है, ये भी पूछ लेता है, नंबर पूछ लेता है। पीसीएस की ये मुझे सबसे बेकार आदत लगती है, नंबर नहीं पूछना चाहिए। मतलब इस तरह से अगर दिमाग लगवाओगे तो फिर पागल हो जाएगा इंसान। ठीक है, तो पहला फैक्ट याद रखना। दूसरा फैक्ट यहाँ पे भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार किसे दिया गया, तो आपको विश्वजीत चटर्जी नाम याद रखना है। ठीक है, विश्वजीत चटर्जी, इनके बारे में जानते होंगे। ये बहुत मतलब ये वर्सटाइल नेचर के हैं, ये इनको सब आता है। ये फिल्म को प्रोड्यूस भी कर लेते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं, ये लेखक भी हैं, और ये गाना भी गा लेते हैं, और ये एक्टर भी हैं, और आजकल लिखते भी हैं। तो इनका नाम याद रखना, विश्वजीत चटर्जी को मिला है भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और है, आप इसको भी याद रखना। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिला है वो किस मूवी को मिला है, इनटू द डार्कनेस को मिला है। याद रहेगा, इनटू द डार्कनेस। इसको भी हम लोग कर चुके हैं पीसीएस टेस्ट सीरीज में। तो इसमें देखो मौसम में अवार्ड तो तमाम है, वो याद नहीं रखा जा सकता सारा। मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ें। इसको देखिए, भारत नवाचार सूचकांक 2020। ये देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है, ये जो अभी जारी किए गए हैं वो 21 में किए गए हैं, जनवरी 21 में। ठीक है, जनवरी 21 में। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसको आप ग्लोबल लेवल पे मत समझना। ठीक है, ये भारत का इनोवेशन सूचकांक है, यानी इसको जो जिसने जारी किया है वो नीति आयोग ने किया है, पहली चीज़। यानी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हुआ, ये जो सूचकांक है, ये इंडेक्स जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और नीति आयोग के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यानी संविधान उत्तर जो संस्थाएं होती हैं उसमें नीति आयोग आता है। ठीक, तो इसमें हम लोग को ये देख लेना है कि यहाँ पे सूचकांक में पहले कौन है, सबसे बाद में कौन है, यूटी में किसने अच्छा किया, और यहाँ पे यूपी का क्या स्थान है। ठीक है, क्योंकि यूपी के बारे में थोड़ा सा अलग से करना पड़ता है यहाँ पे। तो नीति आयोग के द्वारा ये जारी की जाती, पहला पॉइंट। और यहाँ पे टॉपर कौन रहा, कर्नाटक को यहाँ पे पहला स्थान मिला है। ठीक है, सबसे इनोवेटिव जो स्टेट है वो कर्नाटक है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, इसको सेकंड प्लेस है, ये सेकंड प्लेस पे। और सबसे नीची स्थिति जो है वो, सबसे निचला स्थान जो है वो किसका है, बिहार का। ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यदि ये तो स्टेट की बात हो गई। ठीक है, ये स्टेट की बात हो गई यार। यहाँ पे अगर यूटी की बात हो तो यूटी में यहाँ पे इनोवेशन में कौन काम करेगा सबसे बेटर, ऑब्वियसली दिल्ली करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूटीज़ में दिल्ली ने सबसे अच्छा काम किया, यानी दिल्ली ज़्यादा इनोवेटिव है, और चंडीगढ़ का सेकंड स्थान है। इतना याद रखना, ये स्टेट की बात हो गई। ठीक, ये स्टेट की बात हो गई, ये यूटीज़ की बात हो गई। बस यहाँ पे एक फैक्ट और एक्स्ट्रा हम लोग याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी पोजीशन रही है। तो उत्तर प्रदेश की जो पोजीशन है वो नवी है। ठीक है, 9th पोजीशन है भारत नवाचार सूचकांक में। उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो आपको 9th याद रखना है। ठीक है, सेपरेटली पूछ सकता है। इसमें जितने भी फैक्ट लिखे हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। वैसे मैं एक टॉपिक एक ही स्क्रीन पे लिखा हूँ, सारी जो बातें उसमें इंपॉर्टेंट है वो एक स्क्रीन पे ही लिखा हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे करते हैं। इसको देखिए, ड्रैगन फ्रूट। ये ड्रैगन फ्रूट क्या है, देखो ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये गुजरात में पाया जाता है, पहली चीज़। लेकिन गुजरात सरकार ने क्या किया, इसका नाम अभी चेंज कर दिया। ठीक है, तो पहला फैक्ट याद रखना है कि ड्रैगन फ्रूट जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ मिलता है, ये गुजरात का है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि अभी हाल ही में, इसलिए तो न्यूज़ में था ना कि नाम चेंज हो गया, गुजरात ने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, कमलम। ठीक है, क्योंकि इसका आकार कमल की तरह है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे गुजरात में कमलम बोला जाता होगा। ठीक है, तो बस इसमें 2 फैक्ट थे। बाकी यहाँ पर राइट साइड में देखिए आप लोग, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, ये भी कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होता था, आपने खंडवा जिला आप लोग पढ़ते हो। और ये फ्लोटिंग तो समझते हो ना, फ्लोटिंग मतलब तैरते हुआ, मतलब किसी पानी की बॉडी में या फिर झील वगैरह में सोलर पैनल लगा देंगे। ठीक है, तो वो फ्लोटिंग हो गया। तो इसमें फैक्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये यहाँ पे इंस्टॉल कहाँ किया जा रहा है, ये मध्य प्रदेश में इंस्टॉल किया जा रहा है। पहली चीज़, मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट जगह अगर पूछेगा तो खंडवा जिला हो गया। ठीक है, और ये देखो वाटर बॉडी तो बहुत ज़रूरी है ना जानना, ये फ्लोट किस चीज़ में करेगा। तो फ्लोट करने वाली जो बॉडी हो ओंकारेश्वर, क्या लिखा है, ओंकारेश्वर डैम। ठीक है, ओंकारेश्वर डैम ये नर्मदा नदी पे बना हुआ है। तो इस बॉडी का नाम याद रखना है, इस डैम का नाम याद रखना है। इसी डैम पे, इसी झील पे, डैम को झील भी तो बोलते हैं ना, तो इसी झील पे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीसीएस टेस्ट सीरीज में तमाम तरीके के क्वेश्चन किए हैं, फिगर भी देखे हैं, फ्लोटिंग सोलर पार्क कैसे होते हैं। ठीक है, तो उसी से आप लोग लिंक कर लेना। तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, खंडवा जिला याद रखना और इस डैम का याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MEE रिपोर्ट। देखिए इसके बारे में पहले जान लीजिए, MEE रिपोर्ट है क्या।
इसका मतलब है मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवेलुएशन रिपोर्ट। इसका फुल फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि ये जो रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट सामने आए हैं, ठीक है, तो वो भी जानना है। वही फैक्ट तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक। तो पहली चीज़ है कि ME रिपोर्ट यहाँ पे ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस जो कर रहे हैं, किसकी किसकी बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री का नाम बता रहा हूँ, तो आप लोग आइडिया हो जाएगा कि इसमें होगा क्या एक्चुअली। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की ये रिपोर्ट है। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि ये क्लाइमेट चेंज या फिर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड इसमें कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एवेलुएशन हुआ है, तो देख लेते हैं किस चीज़ का एवेलुएशन हुआ है। इस मिनिस्ट्री ने, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और, मैं यहाँ पर सही से कर दे रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं यानी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होते हैं, उनकी स्थिति के बारे में यहाँ पे रिपोर्ट के सामने पेश किए हैं यहाँ पे फैक्ट, ठीक है। और ये सब जो होते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्या है, एक तरह से रिजर्व एरिया है ना, इनको रिजर्व एरिया बोलते हैं, ठीक है। पहली चीज़ मतलब यहाँ पे जो रिपोर्ट आई है वो इनसे संबंधित है, ठीक है। तो इसमें फैक्ट क्या है, मतलब रिपोर्ट में क्या क्या एनालिसिस हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि जो अपने देश में जो रिजर्व एरिया हैं यानी सारे जो नेशनल पार्क्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, सबको अगर मिला दिया जाए तो वो कितना है, वो टोटल इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 5% है। टोटल इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसका 5% तो सिर्फ रिजर्व एरिया है हम लोगों के पास, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया यानी राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य का जो पूरा जो क्षेत्रफल है वो पूरे इंडिया का 5% है। पहला फैक्ट तो उन्होंने ये बताया है इस रिपोर्ट में। और इंडिया का पूरा जियोग्राफिकल एरिया है कितना, इसको भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा है और आप लोगों को बताया कि लगभग इसको 33 लाख याद रखा कीजिए, ठीक है, 33 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये फैक्ट याद रखा कीजिए, थोड़ा सा लिंक करने में आसानी होती है। जब इसका 5% कितना हो गया, 5 या 15 यानी 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, तो थोड़ा आइडिया लग रहा है ना कि हाँ इतना है, ठीक है। तो पहला फैक्ट इस रिपोर्ट का क्या है कि 5% है टोटल इंडिया जोग्राफिकल एरिया का। दूसरा फैक्ट यहाँ पे इन्होंने बताया है कि दुनिया में जितने भी टाइगर हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उसका 70% से भारत में रहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में जितने भी लायन है, एशियाटिक लायन है मतलब उसका 70% भारत में रहते हैं, ठीक है। दुनिया में जितने भी लेपर्ड हैं, लेपर्ड यानी तेंदुए, ठीक है, उसका 60% भारत में है। यानी पूरी पूरी डाइवर्सिटी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की तो इंडिया में है ना। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये 70% जो दिख रहा है आपको, 60% ये याद रखना है, ठीक है। पूछ लेगा ME रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे टाइगरों की संख्या विश्व की संख्या की कितनी है, तो 70% लगा देना, ठीक। और इस रिपोर्ट में 2-3 फैक्ट और सामने आए हैं जो इन्होंने बताया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, आप जान लीजिए। इन्होंने अपने देश में जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सभी नेशनल पार्क्स में से 5 नेशनल पार्क को चुना जो टॉप कैटेगरी में है, ठीक है। यही हम लोगों को जान लेना है कि ये टॉप 5 जो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं वो हैं कौन से, ठीक है। तो ये 5 जल्दी से जान लीजिए। पहला है जलतपारा। जलतपारा के बारे में जानते हैं आप लोग, कहाँ पे, ये बंगाल में है। दूसरा है रायगंज नेशनल पार्क, जलतपारा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, ये दोनों बंगाल में, ठीक है। पहली चीज़ याद हो जाएगा। तीसरा जो है वो सेंज है, चौथा है तीर्थन और पांचवा है ग्रेट हिमालयन। ये टॉप 5 नेशनल पार्क शॉर्ट लिस्ट किए हैं MME रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने। और ये तीनों कहाँ पे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। यानी आपको 5 याद रखना है। पूछ लेगा कि MME रिपोर्ट के अनुसार टॉप 5 जो नेशनल पार्क चुने गए हैं उनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे 4 दे देगा इन्हीं पाँचों में से ऑप्शन में, 3 दे देगा इन्हीं पाँचों में से और 1 दे देगा अलग, ठीक है। तो उसको आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज़ को। तो इसमें सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। आगे बढ़ें, ठीक है। अभी तक जो था वो राष्ट्रीय घटनाओं का संबंधित जो फैक्ट थे इंपॉर्टेंट वो देख लिए। यहाँ से थोड़ा सा इंटरनेशनल के बारे में भी देख लेते हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो ये चलेगा, 3-4 दिन चलेगा, तो जल्दी से फैक्ट देख लेते हैं। ज़्यादा तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है बस वही देखना है। पहला पॉइंट पढ़िए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में हम लोगों को रैंकिंग बतानी है। तो स्टार्टअप में बतानी है, मतलब स्टार्टअप का इकोसिस्टम किस देश में कैसा है, इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर देखना है, ठीक है। और ये इंडेक्स जो बनाया गया होगा वो किसके आधार पर है, ऑब्वियसली जिस इंडेक्स का जो सामने आपको हेडिंग दिख रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम के आधार पर बनाया गया है, ठीक है।
तो ये आधार हम लोगों ने देख लिया। बस इसमें हम लोग को रैंकिंग देखना है भाई कि हमारी इंडिया में कितनी है और बाकी देशों में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है उसमें कौन अच्छा है। तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग पहले जान लीजिए। इंडिया की रैंकिंग, ये जो इकोसिस्टम इंडेक्स बनाया गया है स्टार्टअप का, ये 100 कंट्रीज़ में बनाया गया है, ठीक है। पहली चीज़ तो 100 देशों में 20वां स्थान है इंडिया का। ये तो बहुत अच्छा रैंक है ना। तो इसको याद रखना। ये 2021 का रैंकिंग है। अगर 2020 की बात करें तो 2020 में और ज़्यादा अच्छी स्थिति थी, हम लोग 3 पॉइंट नीचे आ गए, ठीक है। तो ये 20 याद रखना इस बार का, ठीक। अगला फैक्ट है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो सबसे बढ़िया स्थिति में कौन है, यूएसए, ठीक है। यूएसए, फिर ब्रिटेन में स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा है, उसके बाद इसराइल में। इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। मुझे तो लगता है यहाँ पे 4 ऑप्शन ऐसे देगा जिसमें यूएसए ब्रिटेन नहीं रहेगा, 3 और कंट्री रहेंगी और चौथा ऑप्शन रहेगा इसराइल का। और पूछ लेगा कि सबसे बढ़िया स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश में है, तो वहाँ पे फिर इसराइल मार के आना, ठीक है। यूएसए ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है। तो इसको याद रखना थोड़ा। और यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे इंडेक्स दिया गया वो शहरों के नाम पे भी दिया गया है और देशों के लिए भी दिया गया है। तो देश के रिस्पेक्ट में तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे यूएसए ने टॉप किया और इंडिया में उसकी स्थिति 20 है, ठीक है। यदि शहरों की बात करें, शहरों के आधार पर बात करें तो शहर में सैन फ्रांसिस्को यूएसए का एक शहर है जिसको पहला स्थान मिला। मतलब सैन फ्रांसिस्को में स्टार्टअप इकोसिस्टम ज़बरदस्त है, ठीक है। तो जब यहाँ पर शहर की बात हुई है तो फिर इंडिया का भी शहर जाना ज़रूरी है। तो इंडिया में भी आपको बेंगलुरु का नाम याद रखना है। इंडिया में बेंगलुरु का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है रैंकिंग इंडेक्स में वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे बटे 1000 लिखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1000 शहरों को चुना गया पूरी दुनिया में। 1000 शहरों में बेंगलुरु की 10वीं पोजीशन है। देश 100 काउंट किए गए हैं, ठीक है। यानी रैंकिंग देशों में 100 देशों को लेके बनी है। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। देशों में 100 देशों को लेके रैंकिंग बनी है और 1000 शहरों को लेके रैंकिंग बनी है। तो शहर में 10वां स्थान है बेंगलुरु का और इंडिया में स्टेट कंट्री वाइज देखें तो 20वां रैंकिंग है, ठीक। इतनी बातें थी इसमें। चलिए आगे करते हैं। अगला फैक्ट देखिए, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक, यानी यहाँ पे ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में बताना है। तो साइबर सिक्योरिटी तो ये तो देखो आराम से आप लगा देंगे कि सबसे बेस्ट कहाँ होगा साइबर सिक्योरिटी। यूएसए से अच्छा तो कहीं होगा नहीं, है ना। साइबर सिक्योरिटी ये तो सब पे नज़र रखते हैं, यानी कि आँखें हर देश पर रहती हैं। और दूसरा स्थान जो है वो ब्रिटेन और सऊदी अरेबिया। और इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस पहला याद रख लेना भारत की स्थिति यहाँ पे याद रख लेना और कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 10वीं है, ठीक है। तो पहला याद रख लेना और भारत की स्थिति 10वां याद रख लेना, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग 10वीं है। और ये इंडेक्स जो है वो जारी कौन करता है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, दिख रहा है आपको, मैं इसको फ़ॉन्ट में थोड़ा पतला फ़ॉन्ट हो गया इसका। अंतर्राष्ट्रीय, मैं बोल दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ठीक है, यानी आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा जारी किया जाता है साइबर सुरक्षा सूचकांक, ठीक। तो यहाँ पे तो बस भारत की स्थिति याद रख लो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। चलिए आगे बढ़ते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी की बात हो रही है यहाँ पे। एसडीजी में किसने कैसा काम किया यहाँ पे हम लोगों को जानना है। वैसे इस पर कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं, 1 आध मिनट लगेगा, जल्दी हो जाएगा। इसके बारे में आप लोग रटा है आप लोगों को कि ये जो सूचकांक है ये जारी कौन करता है, रिलीज कौन करता है, जल्दी से बता दीजिए। रिलीज करता है एसडीएसएन, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो होता है ना समाधान नेटवर्क, पढ़ते रहते होंगे, उनके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो एसडीएसएन यहाँ पे संस्था हो गई पहली चीज़। और एसडीजी गोल कितने हैं टोटल, ये 17 एसडीजी हैं, ठीक है। हम लोगों ने कई बार इसका इमेज भी देखा है। मैं यहाँ पे इमेज नहीं लगाया हूँ क्योंकि समय लगता है, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा जल्दी हो जाए, क्योंकि डिस्कशन तो कई बार कर चुके हैं ना। तो 17 एसडीजी याद रखना और इसके सब गोल्स 169 है, ठीक। और इसमें सबसे बढ़िया काम किया है एसडीजी में वो किसने किया है, फिनलैंड ने, ठीक है। फिनलैंड का पहला स्थान है। और सबसे बेकार स्थिति जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कंट्री जो है, अफ्रीकन कंट्री जो है, उसका स्थान सबसे लास्ट में है। इतना फैक्ट याद रहेगा। अब इसके बाद क्या स्थिति हम लोगों को जाननी है, हमारी भारत की क्या स्थिति है। हमारे भारत की स्थिति है 120वीं, ठीक है। 2021 में 120वीं रैंक है। और 2020 की भी बहुत जानना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर कूट में आ गया तो पक्का पूछेगा कि इस बार की स्थिति पहले बार से कैसी है, अच्छी या बुरी है।
एक कूटमैन स्टेटमेंट के फॉर्म में ज़रूर रहेगा। तो 2020 की स्थिति 117 थी, यानी हम लोग इम्प्रूव किए हैं कि बेकार हो गए हैं? मतलब हम लोग इम्प्रूव नहीं किए हैं, हम लोग डाउनग्रेड हो गए हैं, 3 रैंक नीचे आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने फैक्ट है। इंडिया का स्थिति हम लोगों ने जाना, टॉप किसने किया ये भी जाना, सबसे बेकार स्थिति में कौन है जिसने एसडीजी पे बिल्कुल काम ही नहीं किया। ठीक है, टोटल एसडीजी गोल कितने हैं और सब गोल 169 है, ये सब हम लोगों ने देखा। ठीक है, अगर इन शॉर्ट चाहिए तो जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इन शॉर्ट में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रैंक कंट्री, और ये कौन कौन है रैंक कंट्री देख लीजिए। पहला पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, फिनलैंड पढ़ा। ठीक है, दूसरे पे क्या पढ़ा, स्वीडन पढ़ा नहीं है, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और तीसरा डेनमार्क। ये आप टॉप 3 याद ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, ये टॉप 3 हैं। बाकी पड़ोसी देशों में स्थिति जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पड़ोसी देशों ने कैसा काम किया, हम लोग उनसे ऊपर हैं कि नीचे हैं, कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो ये तो पक्का क्वेश्चन आना है। ठीक, देखो इसमें अगर कठिन क्वेश्चन बना सकता है ना तो वो ये सब नहीं पूछेगा, इंडिया की रैंक भी नहीं पूछेगा, पिछले साल की रैंक भी नहीं पूछेगा, किसके द्वारा जारी किया जाता है ये भी नहीं पूछेगा, कितने गोल हैं ये भी नहीं पूछेगा। ये पूछ लेगा कि हमारी स्थिति बाकी देशों से कैसी है, खासतौर से जो पड़ोसी देश हैं। तो इसको भी तो जानना जरूरी है। तो हम लोग पड़ोसी देशों में स्थिति देख ले रहे हैं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे टेबल बना के रखा हूँ आपके लिए। यहाँ पे रैंक है और कंट्री है। यहाँ पे चीन की स्थिति है 57। अब हम लोग यहाँ पे लिंक करो जल्दी से कि इंडिया की रैंकिंग तो 120 में है और चीन 57 में है, यानी चीन ने तो एसडीजी में बहुत ज़बरदस्त काम किया है ना। तो चीन बहुत आगे है। और बगल में कौन सा देश है, भूटान है, बिल्कुल ऊपर बैठा है। तो भूटान ने भी बहुत अच्छा काम काम किया, यानी यहाँ पे 75 है रैंक। इनकी रैंक याद नहीं रखनी है। ठीक है, 57, 75 और 87 ये सब याद नहीं रखनी है। बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि हमसे बेटर स्थिति में कौन है और हम किससे बेटर स्थिति में, बस इतना जानना है। तो देखो, हमसे बेटर स्थिति में श्रीलंका भी है, हमसे बेटर स्थिति में नेपाल भी है, हमसे बेटर स्थिति में बांग्लादेश भी है। ठीक है, और हमसे बेकार स्थिति में या फिर हम किससे बेटर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से हैं, और जिसकी रैंक है 129। इंडिया की कितनी रैंक है, 120। ठीक है, तो आपको ये कंट्री याद रखनी है, इनकी रैंक याद नहीं रखनी है, बस इनके बारे में ये रखना है याद, ये हमसे बेटर स्थिति में और पाकिस्तान से हम बेटर स्थिति में। ठीक, ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे फ्लिप कर दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ें। चलिए इसको देखिए, G7 समिट। G7 समिट के बारे में आप लोग जानते होंगे, पहले G8 के नाम से जानते थे। ठीक है से, अब G8 नहीं रहा, G7 बचा। एक कंट्री कौन सी गायब हो गई, रूस गायब हो गया। ठीक है, रूस को बाहर निकाल दिया गया था, वो क्रीमिया पे युद्ध कर दिया था ना 2014-15 में, तो उसके वजह से ये मेंबर नहीं रहा था G8 का। तो G8 अब G7 में कन्वर्ट हो गई। और G7 के बारे में जानते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है। ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ का मतलब जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक कंट्री हैं, ठीक है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत तगड़ी है, वो सब उन सब कंट्रियों का ये ग्रुप है। ठीक, तो इसमें पूछ लेगा कि अभी हाल ही में कहाँ हुई, और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप लोग परिचित हैं, इसमें थीम पूछ लेगा। ठीक है, यदि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने या फिर अपने टॉप लीडर ने वहाँ पे जाके कुछ तूफ़ानी काम किया होगा तो वो चीज़ पूछ लेगा। तो इसमें यही चीज़ें पूछी जाती हैं, थीम पूछ लेगा। तो हम लोग जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। तो G7 जो समिट वो हुई है, वो इंग्लैंड में हुई है। पहली चीज़, इंग्लैंड में जगह कौन सी है, कार्बिस वे कार्नवाल एक जगह है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुई है, आयोजन हुआ है इस समिट का। ठीक है, और एक कहाँ पे, इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड ही इस बार का होस्ट था। आयोजन करता कौन था, इंग्लैंड था। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि इसकी थीम क्या है, थीम भी पूछ लेगा। थीम ऐसे पूछेगा कि ये थीम लिख ही देगा क्वेश्चन में, पूछ लेगा कि ये किस इंस्टीट्यूशन से संबंधित है या किस कॉन्फ्रेंस से संबंधित है। तो वहाँ पे फिर G7 समिट ऑप्शन में रहेगा तो लगा देना। तो थीम है इसकी बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखा है, अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके ना वहाँ पे याद करना आप लोग। देखो, आप लोग करंट के क्वेश्चन करें तो उसको खासतौर से जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोगों ने दुनिया भर के सोर्स से तो करंट अफेयर्स पढ़ा होगा। ठीक है, और कहीं पे इंग्लिश में पढ़ा होगा, कहीं इंग्लिश हिंदी में पढ़ा होगा, तो आप लोग इंग्लिश में ज़रूर देखें। ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी आप लोग कर नहीं पाए। पढ़ा होगा इंग्लिश में और देख गए हिंदी में, और हिंदी में पढ़े तो आपको लगा हमने पढ़ा नहीं और आगे बढ़ गए। ये गलतियाँ होती हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये कोई फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, किसी से भी हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को तो इम्प्रूव करके रैंक बढ़ाई जाती है भाई। ठीक है, चलिए, और इस समिट में G7 समिट में और क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, G7 समिट की पहली कंट्री जान लीजिए, कंट्री कौन कौन सी है। इसकी इंडिया कंट्री है कि नहीं है, इंडिया कहाँ से कंट्री हो जाएगी, यहाँ पर डेवलप कंट्री थोड़ी ना है। तो यहाँ पे जो कंट्री 7 कंट्री जो है वो USA, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ठीक है, जापान, इटली और जर्मनी, ये 7 कंट्री हैं। ठीक है,
यही मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है, ठीक है। पहले G8 था, आप लोगों को बताया मैंने, अब G7 हो गया। रूस को एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया 2014 से क्रीमिया युद्ध के बाद, ठीक है। क्रीमिया को हत्या लिया था ना ये रूसवा, तो क्या हो गया था, हटा दिया था। चलिए, और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसका, मतलब ये मैंने इसलिए देखा है आपको, यहाँ पे आपको इंडिया दिख रहा है, इंडिया नहीं दिख रहा है क्योंकि इंडिया मेंबर नहीं है अभी G7 का, अभी बहुत समय लगेगा G7 में आने के लिए। लेकिन इंडिया को यहाँ पे गेस्ट कंट्री के रूप में ज़रूर इनवाइट किया गया, ठीक है। इंडिया गेस्ट कंट्री थी G7 की, ठीक है। अब मोदी जी हैं तो अगर मेंबर नहीं है तो गेस्ट तो हो ही जाते हैं कंट्री, ठीक। लेकिन PM मोदी साहब ने यहाँ पे एक नारा दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट, 1 अर्थ 1 हेल्थ, ठीक है। इसको बिल्कुल मार्क कर लेना, यहाँ नहीं आना है, पूछेगा क्वेश्चन, 1 अर्थ 1 हेल्थ किस समिट में मोदी साहब ने नारा दिया, ऑप्शन में G7 मिल जाएगा, ठीक है। या फिर पूछ लेगा कि G7 समिट में मोदी जी द्वारा कौन सा नारा दिया गया, तो 1 अर्थ 1 हेल्थ में लगा देना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ें, चलिए। आगे मैंने स्लाइड बनाई नहीं, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, फिर आगे कर लेते हैं, ठीक है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।